नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र चौधरी और आप सभी दोस्तों का क्लियर विजन दिव्य दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में अपन पिछले सेशनों की तरह ही चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आज के सेशन में अपन ने इंक्लूड किए हैं विज्ञान के वो क्वेश्चन जो रेलवे की एग्जाम में पहले से पूछे हुए हैं। तो पहले से पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको अपन बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और उन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सिलेक्ट किया गया है दोस्तों, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का जो बेस है उसको आधार मान के उन क्वेश्चनों को रखा गया है दोस्तों। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, ये सब अपन चीजें देखने वाले हैं। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई, फर्स्ट आपका ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कूलाम, थर्ड ऑप्शन है ओम और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों जूल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध किसकी इकाई होती है दोस्तों, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, ओम आपका सही आंसर रहेगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, ओम होती है। दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आप कह सकते हो कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोध कहलाती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली बाधा क्या कहलाती है दोस्तों, प्रतिरोध कहलाती है। इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। आर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आर बराबर होता है V/I। ये होता है आपका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। V4 ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। और जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रा क्या होता है, ये आपका होता है एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। यही क्या होता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। इसको इस साइन से निरूपित किया जाता है, ओम लिखेंगे अपन। और इसको निरूपित किस साइन से करते हैं, इस वाले साइन से प्रतिरोध को निरूपित किया जाता है दोस्तों। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है दोस्तों। न्यूटन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका, न्यूटन किसकी एसआई इकाई है, तो बल की जो एसआई इकाई है वो क्या है दोस्तों, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन कौन थे दोस्तों, तो न्यूटन वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी के अंदर प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। दूसरी चीज आपको क्या बताई गई भौतिकी के अंदर न्यूटन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तीसरी चीज क्या बताई, तो न्यूटन ने तीसरी चीज बताई थी गति के नियम। और गति से संबंधित कितने नियम दिए थे न्यूटन ने, 3 नियम दिए थे। तो इसलिए भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और बल के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने ही बताया था। तो इनकी स्मृति में बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो गया दोस्तों, न्यूटन हो गया। कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है दोस्तों। चार्ज जिसको आवेश कहा जाता है, आवेश आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है आपका नेगेटिव होता है दोस्तों। दूसरा नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश का मात्रा क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। जूल किसकी इकाई है दोस्तों, तो कार्य और ऊर्जा दोनों की ऐसा इकाई क्या है, जूल। आप याद रख सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, काजू से भी आप याद रख सकते हो इसको। का से क्या निकलेगा, आपका कार्य निकल जाएगा दोस्तों, और जू से क्या निकलेगा, जू से आपका जूल निकल जाएगा। और काजू को अपन खाएंगे तो क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, ऊर्जा मिलेगी। तो कार्य का एसआई मात्रा क्या हुआ, जूल, और ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया दोस्तों। कार्य को दोस्तों किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो जो कार्य होता है आपका उसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होगा आपका FD cos थीटा। ये होता है पूरा FD cos थीटा। तो वर्क होता है, इसके बराबर क्या होता है, W बराबर होता है FD। इन दोनों का अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य। F क्या है दोस्तों, यहाँ F बराबर होता है फोर्स
फोर्स जिसको क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। और डी से क्या निकलेगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको कहा जाता है विस्थापन। क्या कहा जाता है दोस्तों, विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी। एक बिंदु ए है, कोई एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की जो सीधी न्यूनतम दूरी है वही क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है। ये आपका हो जाएगा विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच में आप कह सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी या फिर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन कहलाती है दोस्तों। और आपको एक चीज और याद रखनी है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है दोस्तों, तो विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको पूछा जाए बल किस प्रकार की राशि है, तो आपको याद रखना है बल किस प्रकार की राशि है दोस्तों, ये भी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। दोस्तों बल एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है, न्यूटन होता है। तो F बराबर यहाँ क्या निकलता है, m इंटू ए निकलता है। यहाँ m का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मास हो जाता है, मास जिसको कहते हैं अपन द्रव्यमान। और a का मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन यानी त्वरण जिसको कहा जाता है। अब दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु के अंदर जो निहित पदार्थ होता है उसकी मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। और आपको पूछा जाए त्वरण क्या होता है, तो वस्तु के वेग में, ध्यान रखना है, वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो यहां से दोस्तों ये बल का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या निकल जाता है, एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होगा बल का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक। और इसी को क्या कहा जाता है, एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में न्यूटन कहा जाता है। तो ये तो आपका हो गया न्यूटन। और विस्थापन को किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में। तो न्यूटन मीटर, इसी को क्या कह देंगे, जूल कहा देंगे दोस्तों। क्या कह देंगे, जूल कह देंगे, जूल। तो ये आपका जूल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों, आपका ओम प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, ओम होती है। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो आर होता है, रेसिस्टेंट होता है, ये समानुपाती किसके होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने से, आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका द्रव्यमान और जड़ता, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान और बल, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। दोस्तों संवेग को किससे निरूपित करते हैं, संवेग को कहा जाता है मोमेंटम, और मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है दोस्तों m इंटू वी होता है। तो यहाँ m क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलेंगे अपन मास। ये मास क्या होता है, अभी अपन ने चर्चा की, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, तो वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। देखो दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता जब तक अपन वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को बदल न दे, तब तक वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता। आप उसे चाहिए कहीं पर भी ले जाओ, द्रव्यमान वो का वो रहता है। कब तक, जब तक अपन वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को बदल न दे तब तक। v क्या हो जाएगा दोस्तों, v होगा आपका वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है, वेलोसिटी का मतलब होता है दोस्तों वेग। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका संवेग कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है आपका 150 जूल, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 100 जूल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 50 जूल और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 75 जूल। 150, 100, 50 और 75 जूल दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अपन निकालते हैं। क्या पूछा है दोस्तों? इसमें कार्य पूछा है, कार्य पूछा है। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? आपको दिया है क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, गति कर रही है। तो आप काइनेटिक एनर्जी से ये निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। देखो दोस्तों, शुरू के अंदर वस्तु कितने वेग से गतिशील है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर पहले की बात करी जाए तो पहले का कितना हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा? ये कार्य कितना हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा आपका 1/2। द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है आपका 4। और वेग कितना दे रखा है दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 और 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा दोस्तों। काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 50 जूल। ये आ गई आपकी यहाँ से 50 जूल। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं आप? जो वेग है इसका वेग को कितना कर रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड कर रहे हो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा के बराबर 1/2 mv²। और यहाँ से क्या होगा? बढ़ा रहे हैं अपन मान को, तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान 4 किलोग्राम दे रखा है। इंटू में क्या आ जाएगा आपका? वेग कितना कर रहे हो दोस्तों? 10 मीटर कर रहे हो। तो 10 इंटू कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ से काटेंगे, कितना आएगा दोस्तों? ये आ गया आपका 2। और कितना हो गया? 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। और 100 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 200 जूल आ जाएगा। तो 200 देख लो कितना आ गया। 200 में से अपन कितना घटा देंगे? 50 घटा देंगे। तो कितना आ गया आपके पास में? 150 जूल। तो कार्य कितना होगा दोस्तों? 5 मीटर से 10 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा आपको? 150 जूल कार्य करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि ये न्यूमेरिकल एकदम आसान सा है, बिल्कुल आसान से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है सिट्रिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका फॉर्मिक एसिड, थर्ड दे रखा है टार्ट्रिक एसिड, फोर्थ दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। दोस्तों, पूछा है इसमें फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन क्या है इसका? फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल आप देख लेना, फॉर्मिक अम्ल ये किस में होता है? तो दोस्तों, आप कह सकते हो लाल चींटी के में। लाल चींटी, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती है, किसकी वजह से? फॉर्मिक एसिड की गंध की वजह से एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती है। आप कह सकते हो बिच्छू, बिच्छू, बर्रा, बर्रा, और आप बोल सकते हो मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में। इन सभी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जो क्या करता है दोस्तों, जब भी ये डंक मनुष्य के लगाया जाता है, ये डंक ये जानवर मनुष्य के लगाते हैं, तो क्या होता है? उस डंक वाले स्थान पे क्या आ जाती है दोस्तों? इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है थोड़े समय के लिए। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, तो दोस्तों ध्यान रखना है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल का स्रोत होता है। आपको पूछा जाए नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें पूछे दोस्तों? नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, इनमें कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस विटामिन का प्राप्ति स्रोत हो जाएगा? तो दोस्तों, सिट्रिक अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और खट्टे पदार्थ किस विटामिन के प्राप्ति स्रोत होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के, विटामिन सी के प्राप्ति स्रोत होते हैं। दोस्तों, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कैसा किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, टार्ट्रिक एसिड खट्टा मीठा प्रकार का होता है। और आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो, जो कच्चा अंगूर होता है, कच्चा अंगूर विटिस जिसको कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आप अंगूर की जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है? अंगूरों की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? विटीकल्चर। विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। कच्चा अंगूर हो गया, इसके अलावा इमली, इमली,
इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इमली खट्टी मीठी होती है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टमाटर होता है, टमाटर आप कह सकते हो टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर के अंदर पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है दोस्तों, ये होता है आपका टोमेटो, टमाटर के अंदर होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आपको पूछा जाए लाल टमाटर में, तब बताओगे आप ऑक्जेलिक अम्ल। आपको पूछे हरा टमाटर, हरे टमाटर में पूछा जाता है, आईएएस की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये हरे टमाटर में मानव पोषण की दृष्टि से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हरे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, हरा टमाटर होता है खट्टा, और खट्टे के अंदर कौन सा अम्ल होगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये मानव पोषण की दृष्टि से सही नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल मानव पोषण की दृष्टि से सही क्यों नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखना कि ऑक्जेलिक अम्ल बॉडी में जाके क्या बनाता है, ऑक्जिलेट बनाता है, और कैल्शियम और ऑक्जिलेट दोनों मिलकर एक रोग का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, पथरी रोग होता है। तो पथरी रोग एक प्रकार से रोग है, इसलिए रोग जनरेट करते हैं, इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल मानव पोषण की दृष्टि से सही नहीं होता। दोस्तों आपको टमाटर से आपको एक चीज और याद रखनी है, पूछा जाता है टमाटर का लाल रंग, कैसा रंग दोस्तों, लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है ले से आप क्या याद रखोगे, लाइकोपीन। क्या याद रखोगे, लाइकोपीन वर्णक के कारण। लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस देगा। पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सी गैस देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन क्लोरीन। तो दोस्तों पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, वो हो जाएगा आपका CaOCl2। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, ये हो जाता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण को क्या दे रखा है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर, पानी के अंदर डालोगे आप, H2O के अंदर इसको डालोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां से आप क्या डाल रहे हो, CaOCl2। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन। CaOH2 की क्या हो जाएगी दोस्तों, होल्ट वाइज, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। और क्लोरीन का ध्यान रखना है दोस्तों, वही गैस है जो क्या करती है, फूलों का रंग उड़ाने में सहायक होती है। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, क्लोरीन गैस। तालाब वगैरह को शुद्ध करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पूछ ले क्लोरीन गैस किस रंग की होती है, तो ध्यान रखना क्लोरीन, आपकी जो क्लोरीन गैस है वो किस रंग की होती है, तो ये होती है हरे पीले रंग की, हरे पीले रंग की, हरे पीले रंग की। आपको पूछ ले दोस्तों क्लोरीन आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में स्थित है, तो आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है दोस्तों आपकी 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है आवर्त की संख्या। तो कितने हो जाए, कौन से वर्ग में होती है क्लोरीन, आपकी होती है 17वें वर्ग में। और 17वें वर्ग को कौन सा वर्ग कहा जाता है, हैलोजन परिवार, हैलोजन वर्ग कहा जाता है। कौन सा वर्ग कहा जाता है दोस्तों, हैलोजन वर्ग कहा जाता है। दोस्तों अम्ल होते हैं दो प्रकार के, अम्ल दो प्रकार से होते हैं, एक ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं और ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं। तो जिस अम्ल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल। और जिस अम्ल में हाइड्रोजन के साथ में क्या हो, आपका 17वां वर्ग का एलिमेंट होता है, उसको किस प्रकार का अम्ल कहते हैं, उसको हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे दोस्तों नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया आपका, ये किस प्रकार का अम्ल है, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये किस प्रकार का अम्ल हो गया, ये ऑक्सी एसिड हो जाएगा आपका, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। किस प्रकार का अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी
किस प्रकार का अम्ल हो जाएगा? ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ में 17वें वर्ग का एलिमेंट जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ में कौन से वर्ग का? 17वें वर्ग का एलिमेंट जुड़ा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट का अम्ल होता है, मनुष्य के पेट में स्रावित होता है। HCl यहाँ हाइड्रोजन के साथ में 17वें वर्ग का कोई एलिमेंट जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के अम्लों को किस प्रकार का अम्ल कहा जाता है? इनको कहा जाता है हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है ये आपको। ऑक्सीजन प्राणवायु गैस होती है, मनुष्य की जो प्राणदायिनी गैस आप कह सकते हो, या फिर मनुष्य श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। ग्लूकोज का अणु तोड़ने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का अणु तोड़ने के लिए कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन गैस काम में आती है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। दिन के समय पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप बता दोगे ऑक्सीजन। दोस्तों हाइड्रोजन होती है वो एक प्रकार की सबसे हल्की गैस होती है, और ज्वलनशील प्रकृति की होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल, भविष्य की धातु कहा जाता है हाइड्रोजन को। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। और सूर्य का जो कोरोना भाग होता है, सूर्य की जो बाहर की परत होती है उसको कोरोना कहा जाता है, तो उसके अंदर किस गैस की प्रचुरता पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस की प्रचुरता पाई जाती है। कितनी परसेंट? लगभग आप कह सकते हो 70 से 75% होती है क्या? आपकी हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। वैश्विक उष्णता, यानी पृथ्वी सतह का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो किस गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड से जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कौन से? शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होती हैं अपनी, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो इनके अंदर उच्च दाब पे ध्यान रखना दोस्तों। दाब कैसा रहता है? उच्च दाब। उच्च दाब पे कौन सी गैस भरी जाती है? तो उच्च दाब पे कौन सी गैस भरेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना आपको, ड्राई आइस क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहेंगे? तो ठोस CO2, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? दोस्तों बायोगैस जो पशुओं का गोबर वगैरह होता है उनसे कौन सी गैस प्राप्त होती है? बायोगैस प्राप्त किया जाता है। और बायोगैस के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है CH4। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अपन मेथेन। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन है आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या तो बोलेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन का कितना अणु है? एक है, और कार्बन भी कितना है? एक है, तो इसको क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। दोस्तों ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं उसको डाई कह देते, 3 होते तो ट्राई कह देते, 4 होते तो टेट्रा कह देते, 5 होते तो पेंटा कह देते। तो इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो बायोगैस के अंदर कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो आपको ध्यान रखना है, आपकी आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों ध्यान रखना, आप बायोगैस संयंत्र के अंदर जो मुख्य गैस है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ज्यादा मात्रा में कौन सी, लगभग आप 60 या 70% की बात करें तो ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? आपकी मीथेन होती है। तो मुख्य बायोगैस कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, मीथेन गैस मुख्य बायोगैस होती है। और धान के खेतों में किस गैस की अधिकता होती है? मीथेन गैस की ही अधिकता होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी CO। ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए वायुमंडल की मुख्य प्रदूषक गैस, वायुमंडल की मुख्य प्रदूषक गैस,
वायुमंडल की मुख्य प्रदूषक गैस पूछा जाए दोस्तों तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों दूसरे प्रकार से आप वायुमंडल की मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आप देखोगे तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वाहन होते हैं, वाहनों के धुएं के अंदर हानिकारक गैस कौन सी होती है, तो वाहनों के धुएं में हानिकारक गैस यही होती है। वाहनों के धुएं के अंदर, वाहनों के धुएं में आप कह सकते हो फैक्ट्री होती हैं, जितनी भी फैक्ट्री होती हैं, तो फैक्ट्रियों के जो चिमनियां होती है, फैक्ट्री चिमनियां, इनमें भी कौन सी गैस निकलती है, धुएं में कौन सी गैस निकलती है, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप दोस्तों ध्यान रखना, स्मोकिंग इसको कहते हैं अपन धूम्रपान। धूम्रपान के अंदर जो हानिकारक गैस होती है वो भी कौन सी होती है दोस्तों, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है धूम्रपान में हानिकारक गैस। तो आपको ये सारी याद रखनी है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल की मुख्य प्रदूषक गैस है, मुख्य प्रदूषक गैस आपको ध्यान रखना। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लवण और हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है लवण और पानी, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों लवण और क्लोरीन, और फोर्थ ऑप्शन है लवण और क्षार। तो दोस्तों क्या होता है, जब धातुओं के साथ में अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो दोस्तों अभी देख लेते हैं। अपन धातु लेते हैं यहाँ पे सोडियम धातु को लेते हैं और इसकी क्रिया करवाते हैं, अम्ल के साथ में करवाते हैं। मान लो कि अपन अम्ल के तौर पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लेते हैं HCl, तो Na+HCl हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका NaCl और साथ में मुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसमें मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों NaCl क्या है, तो NaCl बना, NaCl एक क्या है, एक साल्ट है, क्या है, साल्ट, जिसको क्या कहते हैं अपन हिंदी में लवण कहा जाता है। तो लवण और हाइड्रोजन, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, नमक होता है जो, नमक को रॉक साल्ट भी कहा जाता है, रॉक साल्ट। दूसरा टेबल साल्ट भी कहा जाता है दोस्तों, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट कह देंगे, टेबल साल्ट कह देंगे, कॉमन साल्ट भी कहा जाता है दोस्तों, कॉमन साल्ट भी इसको कह देंगे। आपको इसी के साथ में याद रखना है, टेबल शुगर किसे कहा जाता है, टेबल शुगर तो किसे कहा जाता है दोस्तों, चीनी को। किसको कहा जाता है, चीनी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सुक्रोज। चीनी को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। नमक आप सभी को पता है दोस्तों, ये अपन खाने के अंदर उपयोग करते हैं नमक का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेल जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट है गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और गैलीलियो का नियम। आपको प्रथम नियम दिया है, तीसरा नियम दिया है, दूसरा दिया है और गैलीलियो का नियम दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। गति के तीसरे नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली जब चलाई जाती है। दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जैसे ही गोली बंदूक से आगे निकलती है तो बंदूक क्या करती है, कंधे के ऊपर धक्का पीछे की ओर मारती है। तो आगे की तरफ जा रही है गोली, धक्का पीछे की ओर लग रहा है, तो कौन से बल का, आपका कौन सा नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो न्यूटन है आपका, न्यूटन, इसने कितने नियम दिए थे गति से संबंधित, 3 नियम दिए थे दोस्तों। कौन से दिए थे, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। फर्स्ट कौन सा है आपका, जड़त्व का नियम हो जाएगा। पहला नियम कौन सा है दोस्तों, जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा है, संवेग संरक्षण का। और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये कहता है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना बल क्रिया के रूप में लगाती है, और तो दूसरी वस्तु क्या करती है, उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पहली वस्तु के ऊपर लगाती है। फर्स्ट वाली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना बल क्रिया के रूप में लगाती है, जिस दिशा में लगाती है, उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में विपरीत दिशा में लगाती है। तो आपके कौन से नियम का उदाहरण हो जाएगा,
तीसरे नियम का दोस्तों पूछे रॉकेट के बारे में, किसके बारे में, रॉकेट प्रक्षेपण पूछे तो रॉकेट किस न्यूटन की गति के कौन से नियम का उदाहरण है, तो रॉकेट प्रक्षेपण होता है वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण होता है। क्योंकि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो जो गैसें निकलती हैं, रॉकेट से जो गैसें निकलती हैं वो जमीन के ऊपर प्रेशर डालती है और जमीन उसके ऊपर प्रेशर डालती है, तो रॉकेट ऊपर की तरफ चली जाती है। फर्स्ट नियम आपका जड़त्व का नियम है और इसी नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों, गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम किस नियम को कहा जाता है, न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम को कहा जाता है। कौन से नियम को, फर्स्ट नियम को कहा जाता है, गति के प्रथम नियम। अर्थात न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा पता चलती है दोस्तों। बल क्या होता है, तो ध्यान रखना, बल वह बाह्य कारक होता है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था कह सकते हो, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बल कहते हैं। तो बाह्य कारक होता है बल आपका। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा पता चलती है। दूसरे नियम से न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आपको पता चलता है बल का व्यंजक। क्या पता चलता है दोस्तों, बल का व्यंजक क्या होता है, फादर बराबर माँ होती है। फादर बराबर क्या दोस्तों, माँ होती है। ये आपको याद रखने का तरीका है। एफ का मतलब फोर्स हो गया, आपका मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बने हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 50, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 140 और थर्ड ऑप्शन 40 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो दोस्तों बात किसकी कर रहा है, समतल दर्पण की बात कर रहा है। तो पहली चीज देखते हैं दर्पण क्या होते हैं, मिरर क्या होते हैं, दर्पण। तो दर्पण दोस्तों किसके बने होते हैं, तो सीधी सी बात है, दर्पण किसके बने होते हैं दोस्तों, कांच के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। कांच को काट के क्या बनाया जाता है, दर्पण बनाया जाता है। अब समतल दर्पण होता है, वैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है आपका प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण कहा जाता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका स्फेरिकल मिरर जिसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार का होता है आपका, एक तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, एक हो जाएगा कॉनकेव मिरर, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये किसके भाग हैं, गोलीय दर्पण के भाग हैं, लेकिन अपन को बात यहाँ किसकी करनी है, समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण जो होता है आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण जिसका उपयोग दोस्तों आप चेहरा देखने के लिए करते हैं। लुकिंग मिरर जिसको कहा जाता है, लुकिंग मिरर चेहरा देखने वाला शीशा, कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण होता है। होता क्या है दोस्तों, इसमें कांच का ये कटा हुआ भाग होता है, इसके एक भाग पे क्या कर दी जाती है, एक भाग पे पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है। और ये जो पॉलिश है, ये पॉलिश किस चीज की जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पॉलिश की जाती है धात्विक, धात्विक कह सकते हो आप, धात्विक पॉलिश की जाती है। और धात्विक पॉलिश में कौन कौन शामिल होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका Hg होता है, Al होता है और क्या होता है दोस्तों, Ag होता है। तो ये तीनों धातुएं होती हैं जिनको मिश्रित करके मिला करके क्या किया जाता है, एक सतह पे पॉलिश की जाती है, लेपन किया जाता है। तो एक सतह पे पॉलिश हो जाएगी दोस्तों, और दूसरी सतह किस सतह का कार्य करेगी, परावर्तक सतह का कार्य करेगी। दूसरी सतह क्या करेगी, परावर्तक सतह का। इधर से किरण आएगी, टकराएगी, टकरा के बाद में क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम की ओर चली जाती है। तो ये Hg क्या होता है दोस्तों, Hg पारा होता है, Al किसका प्रतीक चिन्ह है, एल्यूमिनियम का, Ag किसका प्रतीक चिन्ह है, चांदी का। और यहाँ से मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 47 है, एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है, Hg का कितना है, Hg का 80 होता है दोस्तों। ध्यान रखना, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है। विद्युत की सबसे सुचालक धातु, तो आप बताओगे क्या, चांदी होती है। क्या होती है दोस्तों, चांदी होती है। आपको पूछे कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, या फिर आपको पूछे कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें उसमें प्रसार का गुण सर्वाधिक होता है, या जितने भी पैमाने वगैरह होते हैं पैमानों के अंदर किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, Hg का किया जाता है। Hg हाइड्रोजीनियम जिसको पारा मरकरी, या दोस्तों ध्यान रखना क्विक सिल्वर, देखो सिल्वर का मतलब चांदी होता है, क्विक सिल्वर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजीनियम मरकरी हो जाएगा। क्विक का मतलब जैसा,
क्विक का मतलब जैसा, सिल्वर का मतलब चांदी, तो चांदी के जैसे दिखने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Hg हो जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या बता रहे हैं अगला कि ये कोई समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, प्लेन मिरर है, और इस पे क्या हो रही है, कोई किरण आपतित हो रही है, तो ये आपका बीच में क्या आ जाता है, बीच में आ जाएगा आपका नॉर्मल अभिलंब जिसको कहते हैं, ये आपका अभिलंब आ गया। अब इधर से कोई किरण आपतित हो रही है, किरण आपतित हो रही है, तो ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन ने कि समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है, कौन बना रही है, आपतित किरण बना रही है। तो समतल दर्पण तो ये हुआ, और किरण के मध्य का कोण कितना हो गया दोस्तों, ये 20 डिग्री का बता रहा है। अगला कितने डिग्री का बता रहा है, 20 डिग्री का बता रहा है। आपको ध्यान रखना कितने डिग्री का बता रहा है, 20 डिग्री का बता रहा है दोस्तों। तो ये किरण क्या होती है, इस तरफ जाएगी, ये चली जाएगी, तो जितने डिग्री का इधर होगा उतने डिग्री का किधर होगा, इस तरफ होगा, दूसरी तरफ में। जितनी डिग्री से आपतित होती है उतनी डिग्री से क्या होती है दोस्तों, समतल दर्पण में परावर्तित होती है। तो ये वाला भी कितना रहेगा, ये वाला भी आपका 20 डिग्री का हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टोटल एंगल ये वाला है, ये वाला जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये एक समकोण एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। और समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों 90 में से 20 घटा देंगे तो ये वाला आपको पता चल जाएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे, कितना बच गया दोस्तों, 70 बच गया आपका 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये वाला भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ये भी 70 और ये भी 70 हो जाएगा आपका। तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 70 + 70 कितने हो गया आपका 140 डिग्री हो गया। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बारीकी से समझना है। आपको दिया क्या है और क्या अगला पूछ रहा है, बस यही चीज देखनी है अपन को और कुछ ही नहीं करना, आराम से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जीवाणु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। जीवाणु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। फर्स्ट दे रखा है सभी जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं। और फोर्थ दे रखा है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सभी जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं। जीवाणु दोस्तों यहां जीवाणु कर लेना आप, जीवाणु जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं। तो दोस्तों कुछ जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं, अपना स्वयंपोषी किससे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वयंपोषी कहा जाता है। तो कुछ जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं, सभी जीवाणु स्वयंपोषी नहीं होते। क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं। दोस्तों देखो सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं लेकिन कुछ जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं। दोस्तों जीवाणु के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखना, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली जीवाणु की खोज किसने की थी, तो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने की थी किसकी खोज, बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की थी। दोस्तों आपको पूछा जाए दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, जीवाणु या बैक्टीरिया नाम किसने दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखना एक वैज्ञानिक था, नाम क्या है, एहरेनबर्ग ने क्या नाम दिया था, जीवाणु शब्द दिया था या जीवाणु नाम दिया था। वैज्ञानिक का नाम याद रखना क्या है, एहरेनबर्ग। दोस्तों ये जीवाणु, कुछ जीवाणु वायुमंडल के अंदर लाभदायक भी होते हैं और कुछ जीवाणु आपके हानिकारक भी होते हैं, जो मनुष्य के अंदर कई प्रकार के रोग क्रिएट करते हैं, जैसे टिटनस, न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, ये सब जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो ये दूषित जल और भोजन के संपर्क में आने से होते हैं सब, ठीक है। तो कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं। जैसे लाभदायक जीवाणु की अपन बात करें तो मेनली अपन दही की बात कर लेते हैं। जो कर्ड होता है, दही कैसा होता है दोस्तों, खट्टा होता है। और दही खट्टा किस कारण होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस जिसको कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दही खट्टा होता है। तो कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं मनुष्य के लिए और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो जीवाणु का अध्ययन आपका बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी।
दोस्तों मैं आपको जीवाणु जनित रोगों का नाम भी लिख देता हूं। तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक क्या है? टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, आज टीवी पर देखेंगे। क्या है दोस्तों? टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, आज टीवी पर देखेंगे। तो टी से कौन सा निकलेगा आपका? टिटेनस। ये किस प्रकार का रोग है? ये जीवाणु जनित रोग है। कु से निकलेगा आपका कुष्ठ। सी से निकलेगा सिफिलिस, सिफिलिस। डी से निकलेगा डिप्थीरिया। मैं साइलेंट है। बनी से निकलेगा आपका, नी से निकलेगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। दोस्तों न्यूमोनिया हो जाएगा ये। पैसे आपका निकलेगा प्लेग। टा से निकलेगा टाइफाइड। आज साइलेंट है दोस्तों। टीबी से निकलेगा टीबी, देखेंगे। गे से निकलेगा दोस्तों गोनेरिया। तो ये रोग कैसे हैं दोस्तों? ये लगभग सारे रोग आ गए, जीवाणु जनित रोग होते हैं वो। ये किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो टिटनस, कुष्ठ, सिफिलिस, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, गोनेरिया, ये किस प्रकार के रोग हैं दोस्तों? तो ये सभी के सभी जीवाणु जनित रोग है। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो उसमें से आपको छांटना होता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक। न्यूक्लियस किसे कहते हैं दोस्तों? केंद्रक को कहा जाता है। किसको? केंद्रक को कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ ऑप्शन क्या है? गोल्जी काय फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और सजीवों के अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए पूरा नाम आप याद रखना, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये इसका पूरा नाम है डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका के अलावा बात करें या फिर केंद्रक के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अगर बात करें जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका के अलावा स्वयं का डीएनए किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर आपको पूछा जाए पादप कोशिका के अंदर कोशिका के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है, तो अब अगर पादप कोशिका में पूछे तो आप किस में बताओगे? तो प्लास्टिड में होता है दोस्तों स्वयं का डीएनए। प्लास्टिड जिसको कहा जाता है लवक, और लवक की खोज दोस्तों ल से आप क्या याद रखोगे? हैकल, ल से लास्ट में ल, हैकल। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। और हरित लवक की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्यों दोस्तों? इसमें कोशिका के अलावा स्वयं का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कोशिका के अलावा स्वयं का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका के अंदर। दोस्तों राइबोसोम, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम का कार्य सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है, और प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। दूसरी चीज दोस्तों ये याद रखना है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलार्ड ने की थी। किसने की थी? पैलार्ड ने की थी। पैलार्ड।
तीसरी चीज दोस्तों राइबोसोम से आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम किस प्रकार का कोशिकांग है। अगर बात की जाए झिल्ली की तो ध्यान रखना दोस्तों राइबोसोम किस प्रकार का कोशिकांग है, मेम्ब्रेन लेस। क्या है दोस्तों, मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है राइबोसोम। और आपको पूछा जाए, एक क्वेश्चन और बनता है राइबोसोम से कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो भी क्या बताओगे आप, राइबोसोम ही बता दोगे। और राइबोसोम किसके ऊपर उपस्थित होता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की दोस्तों, तो ध्यान रखना किसने की थी, पोर्टर ने की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार से होती है आपकी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है उसमें क्या होता है, उस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो खुरदरी होती है उसके ऊपर कौन से कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या नाम दिया जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल या कोशिका का कंकाल तंत्र नाम दिया जाता है, जो क्या करता है, कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमान व कोलिंगर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था दोस्तों सीबेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। दोस्तों आपको पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, तो आप सभी दोस्तों को पता है कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, अपने जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज का अणु वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीसप्शन की क्रिया होती है और वहां से क्या बनती है, एटीपी। अपने शरीर में क्या बनती है दोस्तों, ऊर्जा बनती है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। ये सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का कोशिकांग है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताए थे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से बताए थे, MRPGN बताए थे, MRPGN बताए थे। इकहरी झिल्ली युक्त कौन से थे दोस्तों, लाइसोसोम और वैक्यूल बताए थे, LV। और जो झिल्ली रहित होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं RC, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, तारकाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, ये सभी के सभी किस प्रकार के कोशिकांग हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। गोल्जिकाय दोस्तों ध्यान रखना, यहां से पूछा जाता है गोल्जिकाय की खोज किसने की, तो गोल्जिकाय की खोज, गोल्जी से आप गोल्जी याद रखना, कौन सा गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कौन सा, कैमिलो गोल्जी। इसने किसकी खोज की थी दोस्तों, तो इन्होंने की थी गोल्जिकाय की खोज। और गोल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, क्या होता है, तो इसका सीक्रेशन का काम होता है गोल्जिकाय का, कोशिका के अंदर श्रावण का कार्य होता है गोल्जिकाय का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो सुमेलित नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैनोमीटर, ये किसको मापता है, दाब को मापता है, ये सही बात है। दूसरा कार्ब्यूरेटर, ये वाहनों के अंदर होता है दोस्तों, आंतरिक दहन का कार्य करता है इंजन में, ये बात भी सही है। तीसरा जो दे रखा है दोस्तों कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, कार्डियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्डियो का मतलब हृदय होता है, तो हृदय गति, क्या हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका सिस्मोग्राफ, और सामने दे रखा है पृष्ठ तल की वक्रता त्रिज्या, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिस्मो जो ग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ वो क्या करता है, वो भूकंप की तीव्रता मापता है। किसकी तीव्रता, भूकंप तरंगों की तीव्रता, भूकंप तरंगों की तीव्रता। दूसरा एक पैमाना और होता है भूकंप के लिए दोस्तों, नाम क्या है, रिक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना दोस्तों, रिक्टर पैमाना, जो भी क्या करता है, भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने का काम करता है। दोस्तों भूकंप तरंगों की जो तीव्रता होती है वो कितनी, उनकी आवृत्ति पूछे आपको कि आवृत्ति कितनी होती है, तो आवृत्ति इनकी कितनी होती है, भूकंप तरंगों की रेंज होती है 0 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में रेंज होती है, 0 से 20 हर्ट्ज की रेंज होती है। दोस्तों ध्यान रखना, भूकंप तरंगों को मनुष्य से पहले जानवर आसानी से महसूस कर लेते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो ये आपकी हो जाती हैं असर्व्य ध्वनि तरंगें होती हैं। कौन सी, असर्व्य,
असर्वे जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, यानी मनुष्य की जो सुनने की परास होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है दोस्तों। ये मनुष्य के सर्वे परास की आवृत्ति होती है। तो एक ध्वनि तरंगे तो असर्वे प्रकार की होती है आवृत्ति के आधार पे, तो जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता असर्वे को। दूसरी होती है सर्वे, जिनको मनुष्य आसानी से सुन सकता है, जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ या ट्रैक्टर की आवाज़, बाइक वगैरह किसी भी चीज़ की आवाज़ जो आपको सुनाई देती है, वो कौन सी आवाज़ होती है, सर्वे परास की आवाज़ होती है वो। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी परासर्वे ध्वनि तरंगे। कल ही चर्चा की थी अपन ने सोनोग्राफी पे। सोनोग्राफी के अंदर किन ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है, तो परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग सोनोग्राफी में होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों परासर्वे ध्वनि तरंगों से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि चमगादड़ होता है वो अपने शिकार के लिए या फिर रात्रि में उड़ने के लिए, चमगादड़ में आंखें नहीं होती दोस्तों, नेत्रहीन प्राणी होता है, तो शिकार के लिए या उड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, परासर्वे ध्वनि तरंगे, परासर्वे ध्वनि तरंगे। दोस्तों अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के अंदर वेग सर्वाधिक किसका होता है, तो ध्वनि तरंगों का वेग प्रकाश तरंगों की तुलना में क्या होता है दोस्तों, कम होता है। और ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग किस में होता है, तो ध्यान रखना ठोसों में होता है। और कौन से ठोस में सर्वाधिक होता है, तो एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ALP की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें था, उसमें ऑप्शन स्टील इस्पात भी था और एल्यूमिनियम भी था। अधिकांश लोगों ने गलत क्वेश्चन किया, इस्पात स्टील सही करके आए, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग, आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकंड होता है, किसमें, एल्यूमिनियम में होता है। और वायु में बात करें तो कितना हो गया दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड, ये किस में होता है, ये वायु में ध्वनि का वेग होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है दोस्तों, वैक्यूम निर्वात में होता है। प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए ध्यान रखना माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना माध्यम के ही प्रकाश क्या करता है, गति करता है। तो निर्वात में प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये आपका। तो दोस्तों मैनोमीटर होता है वो दाब के लिए होता है, और मीटर की खोज किसने की थी, सॉरी ये BP वाला मैनोमीटर है, स्पिग्नो मैनोमीटर, जो क्या करता है, रक्तदाब का मापन करता है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन आपका, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोग्राफ, ये आपका ऑप्शन D सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन T3 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन T4 दे रखा है, थर्ड ऑप्शन है आपका TSH दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों A व B बोथ दे रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन D करेक्ट आंसर रहेगा, T3 और T4। ध्यान रखना दोस्तों, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो आप बोलोगे सर ये तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, बात सही है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन 2 प्रकार से स्रावित होता है, किन किन रूपों में, T3 और T4, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं अपन, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों पहली चीज थायराइड ग्रंथि के बारे में देखते हैं। थायराइड ग्रंथि आप बोल दोगे, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि हार्मोन स्रावित करती है, और जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है वो किस प्रकार की होती है, एंडोक्राइन टाइप की होती है, अंतःस्रावी प्रकार की होती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। दूसरी चीज अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो ध्यान रखना मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखना है, इस जो ग्रंथि है इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो इसकी स्थिति कहाँ होती है दोस्तों, ध्यान रखना इसकी स्थिति होती है गले में श्वास नली होती है, उसके पास में, श्वास नली के ऊपर कह सकते हो आप, ट्रेकिया के पास में होती है, श्वास नली के ऊपर, ये हो गई आपकी स्थिति। दोस्तों पूछा जाए आपको इसका आकार कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आकार कैसा होता है, तो ये बटरफ्लाई शेप की होती है। किस आकार की होती है, तितली नुमा आकार की, तितली नुमा
आकार किस ग्रंथि का होता है दोस्तों? ये आपका थायराइड ग्रंथि का आकार होता है। कैसा होता है? तितली नुमा आकार होता है। दो जोड़ी होती है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती है थायराइड ग्रंथि। हार्मोन कौन सा स्रावित करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? T3 एंड T4 हार्मोन। इसी को क्या बोलेंगे? देखो इसको बोलेंगे इसको ट्राई बोलेंगे, ट्राईआइडोथायरोक्सिन। ट्राईआइडोथायरोक्सिन इसको बोलेंगे टेट्राआइडोथायरोक्सिन। दोनों को मिला के कौन सा हार्मोन बोल देंगे? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, एचआर का मतलब यहाँ हार्मोन है दोस्तों, हार्मोन लिख रहा हूं मैं, तो ये ध्यान रखना आप। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। आपको पूछा जाए दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर में काम क्या करती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये शरीर में आयोडीन का संचय करती है। किसका? आयोडीन का संचय, आयोडीन संचय का कार्य करती है। दोस्तों एक सवाल बताया था जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नोट डाल के इस चीज को लिख लेना। आयोडीन की प्रचुर मात्रा वाला समुद्री शैवाल कौन सा है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल के अंदर आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? T3 T4 बोथ हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों TSH क्या होता है? तो TSH का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों आपका थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ये हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो ये आप कहीं ऐसे सोचने लग जाओ कि थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, नहीं, ये करती है आपकी जो मास्टर ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करती है, वो वाली करती है TSH हार्मोन का स्रावण। और ये TSH क्या करता है? ये थायराइड ग्रंथि को जाके आयोडीन के संचय के लिए, या फिर आप कह सकते हो थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए क्या कर देता है? एक्टिव करने का काम करता है। तो ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? ये आपकी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, जो किसको एक्टिव करता है? ये थायराइड ग्रंथि को जाके एक्टिव करने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केचुए में उत्सर्जी अंग होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है नम त्वचा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है नेफ्रिडिया, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए व बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन केवल बी दे रखा है। दोस्तों केचुआ जो जिसके केचुए में जो मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा जाता तो इसका आंसर अलग रहता, लेकिन इसमें क्या पूछा है? केचुए में उत्सर्जी अंग होता है, यानी केचुए में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो देखना पहले दोस्तों, जो केचुआ होता है वो उत्सर्जन किसका करता है? आपको पूछे उत्सर्जन, तो उत्सर्जन किसका करता है? तो आप बोल दोगे अमोनिया और यूरिया, अमोनिया यूरिया ये कह दोगे आप, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरी चीज कहां से करता है? तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका नव त्वचा, तो त्वचा द्वारा भी करता है, नम त्वचा, त्वचा के द्वारा भी करता है। और वैसे जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो अर्थवर्म होता है अपना, जिसको केचुआ कहते हैं, केचुए के अंदर या अर्थवर्म में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है आपका? वो है नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है केचुए में उत्सर्जी अंग होता है, तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नम त्वचा और नेफ्रिडिया दोनों हो जाएगा। दोस्तों केचुए की जो बॉडी है वो सेगमेंट में बटी होती है। किसमें बटी होती है? खंडों में बटी होती है, सेगमेंट में बटी होती है। और ध्यान रखना केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी है। दूसरा आप कह सकते हो दोस्तों, देखो उभयलिंगी क्या होता है? जिसमें नर और मादा, ध्यान रखना, आप बोल दोगे कि जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, या दोनों युग्मक बनते हैं, या दोनों पार्ट होते हैं, नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों एक ही जीव में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उभयलिंगी जीव कहा जाता है। क्या बोल देंगे दोस्तों? उभयलिंगी जीव कह देंगे इनको, केचुए। तो केचुआ किस प्रकार का जीव है? उभयलिंगी जीव है। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, ये नेत्रहीन प्राणी होता है। ये भी क्या होता है? नेत्रहीन प्राणी होता है, नेत्रहीन प्राणी होता है। दोस्तों ध्यान रखना, केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र, किसान का मित्र, किसान का मित्र कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? केचुए को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पशुओं के द्वारा जो गोबर
खाद होती है, उस खाद को क्या कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और वो क्या है, उस खाद को अपन मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए केचुए को क्या कहा जाता है दोस्तों, किसान का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म इसका इंग्लिश में नाम बोलते हैं, अर्थवर्म के नाम से। ध्यान रखना दोस्तों, केचुआ पालन क्या कहलाता है, केचुआ पालन, ध्यान रखना है आपको, केचुआ पालन कहलाता है आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, केचुआ पालन, केचुए का पालन क्या कहलाता है आपका, वर्मी कल्चर कहलाता है। और केचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, क्या दोस्तों, जो खाद तैयार की जाती है, खाद तैयार की जाती है, उस खाद का नाम क्या है, वर्मी कंपोस्ट। ध्यान रखना है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा, केचुए के द्वारा, जो एक प्रकार की ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद कह सकते हो, रासायनिक बिल्कुल नाम से ही नहीं है, और जिसके कारण क्या होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि केचुए के अंदर जो मादा और नर पार्ट होते हैं वो कौन से खंड में होते हैं, तो ध्यान रखना आपको, जो 14वां खंड होता है उसमें तो होता है आप केचुए का मादा पार्ट, और 18वां जो खंड होता है इसमें इसके आसपास होता है आपका केचुए का नर पार्ट। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी बढ़ने से नामक स्थिति हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोस्तों एनीमिया, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हीमोफीलिया, थर्ड ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका ल्यूकेमिया। दोस्तों रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने से कौन सी स्थिति हो जाती है, वैसे जनरली आरबीसी की संख्या रक्त में बढ़ती नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के अंदर ये बढ़ जाती है। तो कौन सी एक बीमारी इनमें से होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो इसमें बढ़ना, या शब्द से समझ में आ रहा होगा आपको, पोली का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने, ज्यादा होना, कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया दोस्तों ध्यान रखना, जो आरबीसी होती है, देखो आरबीसी होती क्या है, पहली चीज तो रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है इनको, लाल रुधिर कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका कहते हैं दोस्तों। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और इरिथ्रोसाइट भी दोस्तों इसी का नाम है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का नाम है। आपको पूछ लिया जाए कि रक्त में कौन सी रुधिर कणिका ज्यादा मात्रा में होती है या सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो आपके पास में ऑप्शन 3 रहेंगे, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सर्वाधिक संख्या में कौन सी होती है दोस्तों, आरबीसी होती है। तो आप बोल सकते हो रक्त में सर्वाधिक संख्या में कौन सी रुधिर कणिका होती हैं, तो आपकी आरबीसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितनी होती है, लगभग 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है ये इन आरबीसी की संख्या। देखो दोस्तों आरबीसी की संख्या घट जाए, आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, घट जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपका एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमिया। एनीमिया कौन सा मिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, आरबीसी की कमी से। और कार्य ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका गैसों का परिवहन करना। किसका परिवहन, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन करना किसका काम होता है, आरबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी का काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स का काम ब्लड वेसल्स की मरम्मत करना और ब्लड क्लोटिंग का काम करना, रक्त का थक्का बनाने का काम किसका होता है, आपका प्लेटलेट्स का होता है। दोस्तों हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का रोग है, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग होता है। कौन, हीमोफीलिया, आनुवांशिक रोग, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है दोस्तों, संचरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाले रोगों को कहा जाता है आनुवांशिक रोग कहा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए हीमोफीलिया सबसे पहले किस में देखा गया, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर सबसे पहले हीमोफीलिया रोग को देखा गया। तो राजघराने से संबंधित होने के कारण इसको कौन सा रोग भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है रॉयल डिजीज। कौन सा डिजीज, रॉयल डिजीज, या इसको कह देंगे अपन शाही रोग। शाही रोग किसको कहा जाता है दोस्तों, हीमोफीलिया को कहा जाता है शाही रोग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजघराने से संबंधित होने के कारण इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है दोस्तों, शाही रोग। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में ये रोग सबसे पहले देखा गया।
दोस्तों ध्यान रखना, हीमोफीलिया में आपको पूछा जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी वाहक का काम कौन करता है, तो ध्यान रखना वाहक का काम करती है स्त्री, और पुरुष क्या होता है इसमें, पुरुष होता है दोस्तों प्रभावी। पुरुष क्या होता है, प्रभावी, यानी पुरुषों में ये रोग होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में दिक्कत कोई नहीं होती, बाकी वैसे सामान्य कोई दिक्कत नहीं होती, स्वस्थ व्यक्ति की तरह रहता है। लेकिन जब क्या होता है, चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं होता दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होता उस व्यक्ति के शरीर में, नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। किस रोग में दोस्तों, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों हीमोफीलिया का जो कारक है उसकी खोज हुई थी 25 दिसंबर को। कब हुई थी, 25 दिसंबर को हुई थी। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को अपन क्रिसमस डे मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया के जो फैक्टर है उसको क्या कहा जाता है, क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज का दोस्तों आप ध्यान रखना। ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर के अंदर एक कंडीशन आपको एनी टाइम मिलेगी कि जो अपनी WBC होती है, देखो सामान्यतः जब रोग होता है अपने शरीर में तो WBC की संख्या बढ़ती है। शुरुआत में क्या होती है, बढ़ती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन इस रोग के अंदर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के अंदर WBC की संख्या हमेशा क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज ही रहती है। क्या होती है, हमेशा इंक्रीज रहती है। एक रोग और होता है इसी के सिमिलर, लगभग आप कह सकते हो, नाम है उसका ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया रोग क्या होता है, तो ल्यूकेरिया रोग महिलाओं में होने वाला श्वेत प्रदर रोग होता है। व्हाइट डिस्चार्ज जो रोग होता है महिलाओं में, उसको क्या नाम है दोस्तों, ल्यूकेरिया नाम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन 42, सेकंड ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 32, 42, 32, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आपका 12 दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका 22। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 22 हड्डियां होती है दोस्तों खोपड़ी के अंदर। किस प्रकार से होगी, देखो आपको पूछा जाए कि जो कपाल होता है अपना, कपाल में कितनी होती है, चेहरे में कितनी होती है, तो ये सब मिला के अपन बात करते हैं। 8 हड्डी तो होती हैं दोस्तों कपाल के अंदर, 14 होती हैं फेशियल बोन, दोनों को मिलाते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, ये 22 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा ये दोस्तों। 22 हड्डियां होती है किसमें, खोपड़ी के अंदर। लेकिन कई बार क्या पूछता है क्वेश्चन, करोटी में कितनी हड्डियां होती हैं। करोटी यहाँ गर्दन के ये वाले हिस्से से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सब क्या आता है, करोटी के अंदर आता है, करोटी जिसको कहा जाता है। करोटी में कितनी हो जाएंगी दोस्तों, करोटी में आपकी हो जाएंगी 22 तो ये हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी कान वाली हड्डियां हैं वो ऐड हो जाएंगी इसमें। कान वाली कितनी होती है, एक कान में 3 होती हैं, कौन सी, स्टेपिस, इनकस और मेलियस। तो दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी दोस्तों। और इसके अलावा एक जो है आपकी हाइड बोन जिससे जीभ जुड़ी होती है वो वाली हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, टोटल 29 हो जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों, हड्डियां किसकी बनी होती हैं, तो हड्डियां कैल्शियम प्लस फास्फोरस की बनी होती हैं। क्या हड्डियों के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन डी सहायक होता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है आपका, और वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमैलेशिया, ये रोग होता है किसमें, वयस्कों में होता है दोस्तों। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नवजात के अंदर हड्डियों की संख्या 300 होती है, वयस्कों में 206 होती है, और बच्चों के अंदर 270 होती है। हड्डियों का अध्ययन पूछ ले दोस्तों आपको, तो ध्यान रखना हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियो किसे कहते हैं दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। हड्डी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन की बात कर ली जाए दोस्तों, प्रोटीन हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो हड्डी में होती है दोस्तों ऑसिन प्रोटीन।
कौन सी प्रोटीन? ऑसिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, अधिकतम भार पूछा है दोस्तों, अधिकतम भार किसका बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन अस्थियों का, सेकंड ऑप्शन है आपका शारीरिक अंगों का, थर्ड ऑप्शन है त्वचा व मांसपेशियों के अंगों का, फोर्थ ऑप्शन जल का दे रखा है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, त्वचा व मांसपेशियों के अंगों का हो जाएगा दोस्तों। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा बाह्य अंग, सबसे बड़ा बाह्य अंग। दोस्तों अगर पूछा जाए शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो आंतरिक अंग अगर पूछा जाए आपको, आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा आपका? यकृत हो जाएगा आंतरिक अंग। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा? यकृत। और सबसे बड़ा बाह्य अंग क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये हो जाएगा आपका त्वचा। मांसपेशियों के बारे में पूछे आपको, तो मांसपेशियों की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी तो कौन सी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस होती है, और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। अभी चर्चा की थी दोस्तों अपन ने, टिटेनस किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। प्लेग किस प्रकार का रोग है? प्लेग भी जीवाणु जनित रोग है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पायरिया। पायरिया दोस्तों जीवाणु जनित रोग न होकर क्या होता है? प्रोटोजोवन रोग होता है। प्रोटोजोवा जनित रोग, प्रोटोजोवा जनित रोग होता है क्या आपका? पायरिया। होता क्या दोस्तों इसमें? मसूड़ों के अंदर रक्तस्राव होता है, सूजन आ जाती है, और साथ में क्या होता है? मसूड़ों में मवाद पड़ जाती है, जिसके कारण मुंह में क्या आने लगती है दोस्तों? बदबू आने लगती है। ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। और रोग का नाम क्या है? पायरिया। प्रोटोजोआ जनित रोग। रोग कारक का नाम क्या है दोस्तों? रोग कारक का नाम है एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजेवलिस, एंट अमीबा जिंजेवलिस, एंट अमीबा जिंजेवलिस है किसका नाम? पायरिया के रोगजनक का नाम। दोस्तों टिटेनस किससे होता है? तो टिटेनस आपका कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। जंग लगी वस्तुएं, मिट्टी, गोबर आदि से क्या होता है? जैसे जंग लगी वस्तुओं से कोई मनुष्य कट जाता है, तो वो कटा हुआ भाग मिट्टी, जंग लगी वस्तुएं, गीली मिट्टी कह देंगे, गोबर इत्यादि के संपर्क में आने से क्या होता है? जो ये कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है, ये क्या होता है? मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा? जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, उनमें ऐंठन कर देगा, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर झुक जाता है, झुक जाता है, व्यक्ति झुक के चलने लग जाता है। इसलिए इस रोग का नाम धनुषाकार रोग भी कहा जाता है। इसको धनुषाकार, धनुषाकार रोग। कौन सा रोग कह देंगे दोस्तों? धनुषाकार रोग। किस रोग को कहा जाता है दोस्तों? टिटेनस रोग को कहा जाता है। लॉक जॉ रोग भी किसे कहते हैं? टिटेनस रोग को ही कहा जाता है। और आपको पूछ लिया जाए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। क्या? मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित होता है। और धनुषाकार रोग किससे संबंधित होता है? आपका टिटेनस से संबंधित होता है। तो टिटेनस जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। प्लेग किससे होता है? तो चूहा, गिलहरी, नेवला, इन सभी के काटने से क्या होता है? प्लेग होता है। इसको सबसे पहले सूरत में देखा गया था दोस्तों। कहाँ देखा गया था? भारत में सूरत में देखा गया था। और इसी रोग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। काली मौत यानी व्यक्ति के मरने से पहले उसका शरीर कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक हो जाता है। क्योंकि ये जो प्लेग जीवाणु, प्लेग का जो जीवाणु है, ये चूहा, गिलहरी, इनके ऊपर पिस्सू के रूप में होता है। नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु। तो ये क्या करता है? मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा तो नर्व जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम इसको इफेक्टिव करेगा। और इसको इफेक्टिव करने से क्या होगा? बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। और व्यक्ति की मरने से पहले जो पूरा
शरीर है वो क्या हो जाता है, ब्लैक रंग का हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काली मौत के नाम से कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन राइबोफ्लोविन, थर्ड ऑप्शन रेटिनॉल और फोर्थ ऑप्शन थायमिन। आपको इसमें जल में घुलनशील विटामिन नहीं है वो बताना है। यहां दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम दिए हैं अगले ने। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। राइबोफ्लोविन दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। रेटिनॉल तो ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। और थायमिन दोस्तों किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम। आपको बताए थे रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक, कौन सी, रथ एक टॉफी, क्या था दोस्तों, रथ एक टॉफी, रैसे कौन सा निकलेगा, रेटिनॉल। ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का। था से कौन सा निकलेगा, थायमिन, ये कौन से विटामिन का, विटामिन बी का। ऐसे क्या निकलेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन सी का। कैसे, कैल्सीफेरॉल, क्या निकलेगा, कैल्सीफेरॉल, ये कौन से का हो जाएगा, विटामिन डी का। टा से निकलेगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये विटामिन आपका ई हो जाएगा, ई का रासायनिक नाम। फी से निकलेगा फिलोक्विनोन, या इसको नेप्टाक्विनोन भी कहते हैं। ये कौन से विटामिन का हो जाएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो गई भैंस पानी में, क्या याद रखोगे, गई भैंस पानी में, या फिर आप याद रख सकते हो WBC, और WBC से W से निकालोगे आप वाटर सोल्यूबल, वाटर का मतलब पानी में घुलने वाले, कौन कौन से, बी और सी। ज्यादा मात्रा में कौन सा दोस्तों, तो सी ज्यादा मात्रा में घुलनशील होता है बी की तुलना में। बी और सी की तुलना की जाए तो विटामिन सी सर्वाधिक घुलनशील होता है किसमें, जल में। तो जो बाकी के बच गए कौन से, के ई डी, ये विटामिन किस में घुलनशील हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जो मनुष्य के शरीर में संचित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, रेटिनॉल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आशुद्ध जल का पीएच मान होता है, आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6, 7.4, 7, 14। तो कितना होता है दोस्तों अशुद्ध जल का पीएच मान, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अशुद्ध जल जिसके अंदर विद्युत धारा का क्या नहीं होता, प्रवाह नहीं होता, अशुद्ध जल, इसके अंदर आयनलेस वाटर होता है, ये आयन मुक्त वाटर, अशुद्ध जल जिसको कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या दोस्तों, नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। आप बोलोगे रंगहीन स्वादहीन होता है, रंगहीन और क्या होता है, स्वादहीन होता है। दोस्तों पीएच के बारे में आपको पूछा जाए, पीएच पैमाने के बारे में, पीएच जो पैमाना होता है वो किसने खोजा था, तो सबसे पहले सोरेनसन ने, सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था, पीएच पैमाने की खोज की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की, सोरेनसन ने। कब की थी, 1909 के अंदर इन्होंने पीएच पैमाने की खोज की। अब पीएच पैमाना 0.1 से लेके 14 तक होता है दोस्तों। 7 पे न्यूट्रल होता है, 0.1 से 7 के मध्य होता है एसिड, 7.1 से लेके 14 तक होता है बेस, अम्ल, क्षार, और बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये पैमाना क्या बताता है दोस्तों, ध्यान रखना, पीएच पैमाना क्या बताता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी पदार्थ की अम्लीयता, अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता, क्या बताता है, उदासीनता, इनके बारे में पीएच पैमाने का कार्य होता है। पीएच पैमाना क्या बताता है, किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में बताता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 7.0 क्या होगा, ये उदासीन होगा। अशुद्ध जल क्या होगा, उदासीन होगा। और क्या बोलोगे आप, स्वादहीन होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन और इससे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएँ। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।